हेलो बच्चों, फन फैक्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप और मैं हूं आपकी दोस्त कोमल। तो बच्चों, आज हम जिस शूरवीर योद्धा की पूरी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं ना, उनका नाम सुनते ही बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज की इस खास प्रस्तुति में हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन का सफर तय करेंगे। एक छोटी सी चुलबुली बच्ची से लेकर एक महान महारानी और फिर हमारे आजादी के संघर्ष की सबसे बड़ी नायिका बनने तक की उनकी पूरी कहानी आज हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं इन शब्दों से, जो किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल ह्यूग रोज ने कहे थे। बिल्कुल संदीप, सोचने वाली बात है कि ये वही अंग्रेज जनरल था जो रणभूमि में रानी का सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन रानी के रण कौशल और उनकी गजब की बहादुरी ने उसे भी अपना लोहा मानने पर मजबूर कर दिया था। उसने खुद कहा था कि रानी विद्रोहियों में सबसे बेहतरीन और सबसे बहादुर है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका खौफ और उनका सम्मान दोनों ही अंग्रेजों के दिलों में किस कदर बैठे हुए थे। भाग 1, महारानी का जन्म। चलिए जानते हैं कि इस महान कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो बात है साल 1828 की। वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से घर वाले और आस पड़ोस के लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। इसके बाद उनके पिता मोरोपंत तांबे उन्हें अपने साथ बिठूर ले आए। अब पता है, मनु का बचपन बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग था। उस दौर में जहां लड़कियों को सिर्फ घर के काम सिखाए जाते थे, वहीं हमारी मनु क्या कर रही थी? वो नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे लड़कों के साथ घुड़सवारी कर रही थीं, तलवारबाजी सीख रही थीं और हाँ, बंदूक चलाना भी। क्या बात है। और फिर साल 1842 में जब वो महज 14 साल की थीं, उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हो गया। शादी के बाद परंपरा के अनुसार उनका नाम बदला गया और इस तरह हमारी मणिकर्णिका बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1853। ये वो साल था जिसने रानी की जिंदगी और झांसी का इतिहास दोनों को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। जी हाँ, एक बहुत ही दुखद घटना हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद उस नन्हे शिशु का निधन हो गया। महाराजा गंगाधर राव अपने बच्चे के जाने का ये गहरा सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन इसके तुरंत बाद महाराजा भी चल बसे और हमारी रानी लक्ष्मीबाई एकदम अकेली रह गई। भाग 2, हड़प नीति। यहीं से शुरू होता है अंग्रेजों के खिलाफ असली संघर्ष। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि अंग्रेज कैसे कानूनों के साथ खिलवाड़ करके भारतीय राज्यों को हड़प रहे थे। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या आम भाषा में हड़प नीति कहा जाता था। बिल्कुल, इसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था और इसका सीधा सा मतलब बस ये था कि अगर किसी भारतीय राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका अपना कोई सगा बेटा नहीं है, तो उस राज्य को सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जरा सोचिए, ये नियम भारत की सदियों पुरानी गोद लेने की परंपरा का कितना बड़ा अपमान था। हमारे यहाँ तो गोद लिए हुए बेटे को भी सगे बेटे के बराबर ही माना जाता है ना। लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ अपना लालच पूरा करने के लिए इन सब नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसी क्रूर नीति का बहाना देकर अंग्रेजों ने झांसी के गोद लिए हुए वारिस दामोदर राव को अगला राजा मानने से बिल्कुल मना कर दिया। कोमल, इतना ही नहीं, 1854 में अंग्रेजों ने झांसी को जबरदस्ती अपने साम्राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को महज 5,000 रुपए महीने की पेंशन पकड़ा दी और आदेश दे दिया कि अपना ये प्यारा झांसी का किला तुरंत खाली करो और रानी महल में जाकर रहो। संदीप, लेकिन क्या हमारी रानी हार मानने वालों में से थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने चुपचाप बैठने के बजाय अंग्रेजों को लंदन तक चिट्ठियां लिखी, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन अंग्रेजों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और बस यहीं से रानी के भीतर का वो ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रण लिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। भाग 3, झांसी की घेराबंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चिंगारी कैसे एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो जाती है। अब युद्ध के इस भयानक मैदान में उतरने से पहले अगर हम रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व को करीब से देखें तो सच में दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाती है। वो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही थीं। सही कहा संदीप, एक तरफ तो वो एक कमाल की प्रशासक और समाज सुधारक थीं। उन्होंने सिर्फ लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी स्कूल खुलवाए,
महिलाओं के अधिकारों की बात की। उस 1850 वाले जमाने में ऐसा सोचना लिटरली बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी तरफ वो एक बेहद तेज तर्रार सैन्य रणनीतिकार थीं। जब बाहरी ताकतों ने झांसी पर आंख उठाई तो रानी ने रातों रात अपनी एक नई और मजबूत सेना खड़ी कर दी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? उन्होंने महिलाओं की एक पूरी की पूरी टुकड़ी तैयार की और उन्हें हथियार चलाने की जबरदस्त ट्रेनिंग दी। मतलब वो समाज को सुधारने के साथ साथ जंग की भी पूरी पक्की तैयारी कर रही थीं। और फिर वो दिन आ ही गया। मार्च 1858 में उसी ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोज ने अपनी एक बहुत विशाल सेना और तोपखाने के साथ झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। लगातार 14 दिनों तक, सोचिए पूरे 14 दिनों तक अंग्रेजों की तोपें झांसी के उन मजबूत ग्रेनाइट वाले किले पर आग उगलती रहीं। लेकिन रानी भी कम नहीं थी। उन्होंने भी किले के अंदर से तोपों का मुंह खोल दिया और डटकर सामना किया। बीच में तात्या टोपे करीब 20,000 सैनिकों के साथ रानी की मदद के लिए पहुंचे भी, लेकिन दुर्भाग्य से बेतवा के युद्ध में वो हार गए। इसके बाद 3 अप्रैल को अंग्रेजों ने किले की एक दीवार में सेंध लगा ही दी और वो शहर के अंदर घुल गए। इसके बाद तो सड़कों पर, घरों में, कमरों में भयंकर आमने सामने की लड़ाई हुई। उस दिन झांसी की सड़कों पर सच में खून की नदियां बह रही थीं। भाग 4, बचकर निकलना और वो अंतिम युद्ध। अब हम कहानी के उस रोमांचक मोड़ पर हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गया। ये वो रात थी जिसने इतिहास रच दिया। 4 अप्रैल की वो घनघोर अंधेरी रात, जब किले के अंदर घिरे रहना एकदम नामुमकिन हो गया था। तब रानी ने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने छोटे से दत्तक पुत्र दामोदर राव को एक कपड़े से अपनी पीठ पर एकदम कसकर बांधा। फिर अपने सबसे वफादार घोड़े बादल पर सवार हुईं और दुश्मनों की नजरों से छुपते बचाते हुए किले की उस ऊंची दीवार से सीधे नीचे छलांग लगा दी। बच्चों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उस वीरांगना का अदम्य साहस था। उन्होंने मौत के मुंह से खुद को सुरक्षित बाहर निकाला ताकि वो बाहर जाकर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ा सके। वहां से निकलकर रानी कालपी पहुंची, जहां वो तात्या टोपे और बाकी बागी नेताओं से मिली। लेकिन किस्मत ने शायद यहां भी साथ नहीं दिया और मई 1858 में कालपी में भी उन्हें अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन रानी ने हार कहाँ मानी थी। उन्होंने एक शानदार रणनीति बनाई और 1 जून को बागियों ने मिलकर ग्वालियर के बेहद मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। अब बाकी नेता तो जश्न मनाने लगे, लेकिन रानी बहुत दूर की सोच रही थीं। वो जानती थीं कि अंग्रेज यहाँ भी पीछा करते हुए आएंगे। उन्होंने सबको जश्न छोड़कर सेना तैयार करने की सलाह दी और हुआ भी बिल्कुल वही। 17 जून को कोटा की सराय के मैदान में अंग्रेजों की सेना फिर से आ धमकी और शुरू हो गया वो आखिरी युद्ध। और ये घटना शानदार ढंग से दर्शाती है कि रानी लक्ष्मीबाई का रण कौशल असल में कितना ज्यादा अद्भुत था। 18 जून का वो दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कोमल, रानी ने उस दिन पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे। वो अपनी घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए मोर्चे पर सबसे आगे लड़ रही थी। तभी अचानक अंग्रेजों की 8वीं हुसर्स रेजिमेंट ने उन पर सीधा हमला बोल दिया। संदीप, रानी ने अपनी दोनों हाथों में तलवारें लेकर दुश्मनों के ऐसे छक्के छुड़ाए कि क्या कहने। लेकिन उस आमने सामने की खूनी झड़प में वो बहुत बुरी तरह घायल हो गईं। उनके वफादार सैनिक तुरंत उनके खून से लथपथ शरीर को पास के एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। रानी की आखिरी इच्छा यही थी कि उनका शरीर जीते जी या मरने के बाद भी अंग्रेजों के हाथ ना लगें। और उनके वफादारों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने तुरंत उनका अंतिम संस्कार कर दिया और इस तरह मातृभूमि की रक्षा करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गईं। भाग 5, एक अमर विरासत। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी उनके जाने के बाद खत्म नहीं हुई, बल्कि हमेशा के लिए अमर हो गई। वो सिर्फ आज़ादी की ही नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण की, यानी विमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। बचपन में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो कविता तो आप सबने जरूर पढ़ी होगी ना। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल कोमल। और आपको पता है, उनकी इसी गजब की बहादुरी से प्रेरणा लेकर सालों बाद आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी में महिलाओं की एक पूरी रेजिमेंट खड़ी कर दी थी और उसका नाम पूरे सम्मान के साथ रानी झांसी रेजिमेंट रखा था। महारानी ने उस पुराने दौर और समाज के नियमों को तोड़कर ये साबित कर दिया था कि एक महिला देश और आजादी के लिए रणभूमि में लड़ने में किसी भी पुरुष से रत्ती भर भी कम नहीं है। तो बच्चों, जाते जाते हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए
यदि इतिहास के और भी नेताओं में झांसी की रानी जैसा वो कभी न टूटने वाला वो अटूट संकल्प होता तो हमारे आधुनिक इतिहास की तस्वीर आज कैसी होती? क्या बात है। सच में अगर हर कोई रानी लक्ष्मीबाई की तरह बिल्कुल निडर होकर अपने हक के लिए उसी वक्त खड़ा हो जाता तो शायद हमें आजादी बहुत पहले ही मिल जाती। एक अकेले इंसान की हिम्मत कैसे पूरी दुनिया को हिला सकती है, ये आज हमने बहुत करीब से जाना। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहिए और हाँ, सवाल पूछते रहिए। फन फैक्ट की तरफ से मैं कोमल और मैं संदीप आज के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।